जानने की ये कोशिश कर रहा था कि ये जो लॉकडाउन वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, कोई भी संक्रामक रोग होगा तो संक्रामक रोग का मतलब ही ये है कि एक से दूसरे में करने वाला रोग। जैसे टीबी के बारे में भी ये है कि अगर टीबी का रोगी को अगर हम ठीक ना करेंगे तो वो 10 नए और लोगों को टीबी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन सब रोगों के बारे में ये पता नहीं है कि ये रोग ऐसे हैं जो कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। ये भी माना जाता है कि ये जो कोविड-19 है, ये कोरोना, नोवेल कोरोना वायरस SARS-CoV-2, ये रोग ऐसा, ये वाला वायरस ऐसा है कि ये इतने ज्यादा लोगों को प्रभावित तेज गति से नहीं करता है जितना सार्स और मर्स ने किया। सॉरी, मतलब ये उनसे ज्यादा तेज गति से करता है, पर इसका जो इसके कारण से जो लोग लोग जो मर सकते हैं और बहुत गंभीर रूप से रोग ग्रसित हो सकते हैं, वो इतने लोग इसके कारण से नहीं होते हैं। तो मैं ये लॉकडाउन की कोई हिस्ट्री है दुनिया में कि पहले भी कभी इस तरह के लॉकडाउन्स हुए, उसको जानने की और समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो मुझे पता लगा वो ये कि 17वीं सदी के अंदर जब प्लेग का महामारी हुई थी तो इटली में लॉकडाउन किया गया था, और तब से लॉकडाउन किसी सीमा तक कभी जभी होता रहा। पर जब से एंटीबायोटिक्स आए, जब से वैक्सीन आए, तब से लॉकडाउन की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो एक तो ये पक्ष हमको बहुत जरूरी रूप से समझना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह से और कैसे हो। दूसरे, ये जो लॉकडाउन भी है और ये जो इसको चूंकि कहा गया है वैश्विक महामारी, तो हमको इसको वैश्विक संदर्भ में देखने की बहुत आवश्यकता है। हम इसको कोई एक राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये मान रहे हैं कि दुनिया के 390 करोड़ लोग इसके कारण से लॉकडाउन में हैं। 390 करोड़ का मतलब लगभग दुनिया की आधी जनता, दुनिया के आधे लोग इसके कारण से लॉकडाउन में हैं। अब अगर 300 करोड़ लोग इसके कारण से लॉकडाउन में हैं, और जहां से ये रोग शुरू हुआ, अर्थात चीन जहां से ये शुरू हुआ, उसमें कभी पूरे देश का लॉकडाउन नहीं रहा। मतलब कोरोना का वायरस जो चीन का जो एक प्रांत था, हुबई प्रांत, और उसके अंदर जो शहर था वुहान, वहां तक फैला। वो बीजिंग तक नहीं गया, शंघाई तक नहीं गया, वो और चीन के अलग अलग हिस्सों में नहीं गया, पर और दुनिया के सब 205 देशों के अंदर वो जाके फैल गया। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और चीन में क्यों इतने कम समय में वो उसको कंटेन कर सके, जबकि चीन तो पहला ऐसा देश था जिसमें ये रोग प्रारंभ हुआ, और तब तक कोई जानकारी नहीं थी, कोई समझ नहीं थी कौन लोग, किस एज के लोग इससे अफेक्ट होंगे, इन्फेक्ट होंगे, किस जेंडर के लोग ज्यादा इन्फेक्ट होंगे, ये सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उस सब के बावजूद उन्होंने एक अप्रोच और एक स्ट्रेटजी अपनाई, और अपने देश में ही इस रोग को आगे नहीं फैलने दिया, और एक लिमिटेड समय के अंदर 74 डेज या 84 डेज जो भी है, उसके अंदर उन्होंने इसको रोक लिया। तो एक तो ये पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ये देखिए कि रोज टीवी पे, चाहे आप कितने बेस्ट टीवी चैनल्स देख लो, एनडीटीवी देख लो या कोई सा भी देख लो, जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं, चाहे वो इंडिया के एक्सपर्ट्स हों चाहे विदेशों के एक्सपर्ट्स हों, एक भी चाइना का एक्सपर्ट नहीं मिलेगा आपको। कोई चाइना का एक्सपर्ट आपको ये बताते हुए नहीं मिलेगा कि देखो हमने चाइना में कैसे इसको कंटेन किया। सब लोग जो होंगे या तो वो यूएस के होंगे या ब्रिटेन के होंगे या यूरोप के होंगे, बाकी चाइना, जापान, रशिया, वहां के कोई एक्सपर्ट हमारे चैनल्स पे नहीं आते। तो एक तो मेरे को लगता है कि इस रोग के बारे में हमारा माइंड बहुत कंडीशन किया गया है, इवन बाय द बेस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स ऑफ दिस कंट्री, और इवन द चैनल्स वी कैन एक्सेस, लाइक CNN है, या जितने भी आप देखें, BBC है, या एयर फ्रांस है, या फ्रांस 24 है, या अल जजीरा है, जो भी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा हमको स्क्यूड इंफॉर्मेशन इन सब के बारे में मिल रही है, जो कि बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट नहीं है। एक तो ये बहुत बड़ा पक्ष है।
दूसरा, मैंने एक 6 पेज का नोट आपको भेजा था, उसमें मैंने और बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि क्या ये वास्तव में इतनी गंभीर रोग है जिसके लिए इतना कुछ किया जा रहा है। अब जैसे जब वो कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू में तो 2 करोड़ से भी ऊपर लोग मर गए थे, तो यहाँ तो अभी मरने लोगों वालों की संख्या उसकी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मतलब सब मिला के अभी भी कितने 1 लाख लोग भी नहीं हुए मरने वाले, 1 लाख से ऊपर, सॉरी 2 लाख हो गए। तो जो टोटल मरने वाले लोग हैं, फिर जो मरने वाले लोग हैं उसमें भी आपको कई महत्वपूर्ण चीज देखनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका में जो ब्लैक पॉपुलेशन है वह 12% है, पर जो मरने वाले लोग हैं कोविड-19 से वो 56% ब्लैक हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेटली इट इज अफेक्टिंग सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल। जो यूरोप में भी जितने लोग मरे हैं, इटली में, स्पेन में, उनमें भी डिस्प्रपोर्शनेटली जो लोग मरे हैं वो नॉन यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं। वो लोग हैं जो अरब एंसेस्ट्री के हैं, जो एशियन एंसेस्ट्री के हैं, उस तरह के लोगों की वहां पर ज्यादा डेथ हुई है, और डेथ्स भी सब हायर एज ग्रुप के अंदर डेथ्स हुई हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसके कारण से बहुत जरूरी ये है कि हमको कैसे हम एक इंडिपेंडेंट एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाएं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज को हम गहराई से देखने की कोशिश करें। तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, और ये है कि बिग फार्मा, ये जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दुनिया में, जो वैक्सीन बनाती हैं, दवा बनाती हैं, उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत इससे पैसा कमाया है, इस तरह से बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में। और वो दवा बनाने में भी वो जिस तरह का एक साइडेड अप्रोच लेते हैं कि जो पैसे वाले देश हैं उनके संदर्भ में वो ज्यादा दवा बनाते हैं, जो गरीब जो देश हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके संदर्भ में ज्यादा वो कुछ करते नहीं है। तो ये एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके ऊपर भी हमको सोचने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां तक इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया में तो अभी तक इस बीमारी ने कोई कुछ किया नहीं है इन टर्म्स ऑफ द कैलेमिटी, इन टर्म्स ऑफ फेटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी, कुछ किया नहीं है। पर एक इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन यहाँ पर है। और आप ये देखिए कि पूरी कोशिश इस लॉकडाउन के कारण देखा जाए तो एक तरह से पूरी एक कोशिश ये रही कि ये इन्फेक्शन यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैल जाए, क्योंकि अगर धारावी में जरा से 2.5 किलोमीटर के एरिया में 7 लाख 9 लाख लोग रह रहे हैं, तो अगर वहां पर अगर फैलना होता तो अब तक तो कब का ही फैल गया होता, और बड़े मात्रा में। अभी भी कल का डेटा ये है कि जितने लोग हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हैं उसमें से 1% लोग, दिल्ली के अंदर केवल 2 लोग वेंटिलेटर पे हैं कोरोना के कारण। राजस्थान में 1 व्यक्ति वेंटिलेटर पे है कोरोना के कारण। और हमने 1 लाख बेड ईएमआई कर दिए हैं और मरीजों को सबको भगा दिया है। एक भी मरीज और कोई बीमारी का जा रहा है, डायलिसिस अवेलेबल नहीं है, टीबी की दवा नहीं मिल रही है, और जो इमरजेंसी सर्जरीज हैं, कैंसर ट्रीटमेंट है, वो सब के सब नहीं मिल रहे हैं। तो स्थिति को एक बहुत ही कैओटिक बना दिया गया है, और इस कैओस से निकलने के लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं लगता। मेरा एक और थियरी है, और वो पता नहीं कितनी सही है गलत है, पर मैं उस पर अभी भी कायम हूँ, और वो ये थियरी है कि ये सब एक कुछ इसके लिए कोई डीप स्टेट जिसको बोलते हैं उसका भी एक कोई हो सकता है कि एक चीज हो, और उसके माध्यम से वो ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इतने दिन का लॉकडाउन हुआ, करीबन 400 करोड़ लोग बाग लॉकडाउन में हैं, उसके कारण से जो ये एनवायरनमेंट जो एकदम हमारा क्लीन हो गया है, बहुत क्लीन एयर, बहुत क्लीन हो गई है, हमारा जो हमारा ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स थे वो कम पड़ गए हैं, और उसके अलावा जो हमारे ये एयर पॉल्यूशन तो निश्चित रूप से बहुत कम हो गया है। तो ये सब जो अचीव हुआ है इसके माध्यम से, उसका फायदा किसको सबसे ज्यादा है? वैसे तो इसका फायदा सभी लोगों को है, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर उसकी सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई है? इस क्लाइमेट जो अपना अच्छा बेटर क्लाइमेट हो गया है, तो उसकी कीमत सबसे ज्यादा तो गरीबों ने चुकाई है, और उसका सबसे बड़ा फायदा जो दुनिया के अमीर लोग हैं वो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं। तो
कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, ये एल्गोरिथम्स का टाइम है, हर व्यक्ति का 360 डिग्री प्रोफाइलिंग पूरा हो चुका है। तो कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये it's really a pandemic the way as it is presented and demonstrated, or it is some kind of a way to, you know, get a lockdown and through that lockdown, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के लिए अनामो ट्रीटीज हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, कॉन्क्लेव्स हुए, सब कुछ हुए, पर कुछ हासिल नहीं हो रहा था। और अब एकाएक जो चीज वो चाह रहे थे वो हो गया। मतलब ऐसा मान रहे हैं कि 30 साल पहले जिस तरह का पॉल्यूशन लेवल था, आज हम वापस उस पॉल्यूशन लेवल पे पहुंच गए हैं। तो वो पॉल्यूशन लेवल तो और किसी तरीके से अचीव किया ही नहीं जा सकता था जब तक आप लॉकडाउन ना करें, जब तक आप पूरा व्हीकलर जो ट्रैफिक है उसको एकदम लगभग जीरो पे ना ले आए, जब तक आप ये जितना भी आपका जो एनर्जी जो आप यूज कर रहे थे उसमें एकदम रिडक्शन ना आ जाए। तो ये सब चीजें भी हमको इसके अंदर देखने की जरूरत है। और बाकी वो ICMR और उन सब के बारे में तो अब मैं यही कह सकता हूँ कि मौजूदा स्थिति तो ये है कि ये लोग जो अभी टेस्टिंग जिस तरीके से कर रहे हैं, तो ये पर्पसिव टेस्टिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने, जैसे एक तो आप जानते हैं जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है पूरे देश में, मतलब वो अलग अलग यूनिट्स बना के और एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाया जाता है और उसके माध्यम से वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि इस देश में इतने बच्चे स्टंटेड हैं, इतने बच्चे वेस्टेड हैं, इतने बच्चे अंडरवेट हैं, इतने लोग एनीमिक, बच्चे एनीमिक हैं, इतनी महिलाएं एनीमिक हैं, वो पूरा इस तरह से। पर इसके लिए अभी ऐसा नहीं किया जा रहा। इसके लिए तो जो पर्पसिव सैम्पलिंग है वो की जा रही है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति को उनको लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रैवल है या इंटरनेशनल ट्रैवलर के कांटेक्ट में आया या हेल्थ वर्कर है, तो एक कांटेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो अभी भी ये जितने टेस्ट कर रहे हैं, तो इनको एक पॉजिटिव केस प्राप्त करने के लिए 24 लोगों को टेस्ट करना होता है। मतलब 25 टेस्ट करते हैं तो एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। दूसरा ये कि जितने मिल रहे हैं, जैसे इनको 100 पॉजिटिव मिले हैं तो उसमें से 69 एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनको कोई रोग नहीं है। 69 एसिम्प्टोमेटिक है, 31 सिम्प्टोमेटिक हैं। अब ये डेटा बहुत क्लियरली अवेलेबल नहीं होता है कि 31 में से कितने क्रिटिकल इलनेस है। अगर आप वो वर्ल्डोमीटर करके एक साइट है जिसपे वो दुनिया के सारे देशों में कौन कितने लोग हैं, कितने मर गए, क्या हो गए, उसमें एक रो इस बात की भी है कि कितने लोग क्रिटिकली इल हैं। तो इंडिया कभी रिपोर्ट नहीं करता है कि क्रिटिकली कितने कम है। तो वस्तु स्थिति यह है कि क्रिटिकली बहुत कम लोग हैं, क्रिटिकली इल बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो माइल्ड और मॉडरेट और लॉट, मतलब 69 तो 100 में से वैसे ही एसिम्प्टोमेटिक है। और आप ये देखिए कि जो 69 एसिम्प्टोमेटिक हैं और जो टेस्ट हो रहे हैं वो उन पे हो रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनके ऊपर शक है कि ये इनके कोरोना हो सकता है। अब अगर आप इसको जनरल पब्लिक में और डालेंगे तो मेरे को लग रहा है कि जनरल पब्लिक में डालेंगे तो शायद ये इनको 100 टेस्ट करने पड़े तो भी एक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले। अब केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है भारत में जो सेंटिनल साइट्स एस्टैब्लिश कर रहा है, और सेंटिनल साइट्स के माध्यम से वो लोग सैम्पलिंग करेंगे और देन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के आधार पर वो लोग बताएंगे कि हमारे यहाँ पे कितने हैं। तो फिर एक बार हमारे पास डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर का मतलब है कि हमने कितनी बड़ी जनसंख्या है उसको टेस्ट किया। अभी ये नहीं है हमारे पास कि कितनी बड़ी जनसंख्या को टेस्ट किया, अभी हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम जो भी प्रोजेक्शंस देते हैं कि है ना इतना इन्फेक्शन रेट है, ये है वो, सारा का सारा जो हमने सैंपल किया है, पर्पसिव सैंपल किया है, एक बायस सैंपल किया है, उसके आधार पे हम करते हैं। तो मैं यहीं रुकूंगा और जो भी प्रश्न है वो सहर सामंत से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र गुप्ता जी। और बाकी लोगों से सवाल लेने से पहले मैं जस्ट आपसे एक और सवाल, मैं खुद अपना एक सवाल रखना चाहता हूँ। अब ये जो इस कॉल पे जितने लोग हैं, हम में से ज़्यादातर लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमें खुद बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। अभी जो कठिन परिस्थिति है लोगों को मदद करने के लिए या
जो भी हमें बाहर जाना पड़ सकता है और लोगों से मिलना पड़ता है। तो अगर तो ऐसे माहौल में ये भी है कि हम जैसे लोग भी डरते हैं, बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम संक्रमित हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो दो सवाल है, एक तो ये है कि क्या हम जा सकते हैं, और अगर हमें जाना है तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या हमें डरना चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरा है कि हमारे गांव में कई जगह पे जो शहर में प्रवासी मजदूर गए थे, पलायन किए हुए गए थे, वो वापस आ रहे हैं। अब उन पे एक तरीके से कलंक लग रहा है, और उनको अलग रखाया जा रहा है। अब सतर्कता और सावधानी तो रखनी है, क्वारंटीन तो करना है, बट ये जो डर का माहौल है जिसके वजह से उनको एक अलग नजरिए से ही देखा जा रहा है, या जैसे ये तबलीगी जमात का जब हुआ था तो अगर कोई रेडी पटरी वाला मुसलमान भी है तो उनसे भी नहीं खरीद रहे हैं, तो ये एक अलग, मतलब सावधानी और सतर्कता एक चीज है, और एक कलंक लगना और डरना दूसरा चीज है। तो इसके बारे में भी अगर थोड़ा आप बता सकते हैं कि जो अभी प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, सरकार का क्या एसओपी होना चाहिए इनके साथ, ताकि गांव में भी बीमारी ना फैले लेकिन इनके साथ भी कोई ऐसा सलूकी ना किया जाए जो मानव नहीं कहा जा सकता है। तो इस पे अगर आप थोड़ा बोल सकते हैं और फिर और लोगों से भी सवाल लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, एक तो जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे जो सब साथी हैं वो ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी जा रहे हैं बाहर और लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस आपदा की परिस्थितियों में। तो वो तो निश्चित रूप से आप जो सावधानी के बारे में वो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि थोड़ा दूरी बनाएं, मास्क का उपयोग करें, हाथ निरंतर धोते रहें, और कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगता है कि जिसको थोड़ा सा इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं कि वो शायद कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, मतलब जिनको हम भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, और या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सारी। तो ये जो दो बीमारियां हैं उनका, हालांकि इसके केस डेफिनेशन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बनाए गए हैं, पर फिर भी सब मोटे मोटे रूप से बताया गया है कि बुखार होना, सूखी खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और अभी कुछ और जोड़ दिया है कि भाई आपका स्वाद खत्म हो जाना, सूंघने में परेशानी आना। इस तरह के कोई व्यक्ति अगर आपको कहीं पे नजर आए तो निश्चित रूप से उनको तो आपको लाना ही लाना है और उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना। अब जो लोग लौट के आ रहे हैं, माइग्रेंट्स, तो जैसे अभी विदेश से लोग आ रहे हैं और उनके लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई है, लगभग वैसी व्यवस्था माइग्रेंट्स के लिए भी होनी चाहिए। और वो माइग्रेंट्स के लिए अब व्यवस्था एयरपोर्ट पे या वहां तो होने वाली नहीं है। तो माइग्रेंट्स के लिए वो व्यवस्था, जब वो गांव के बाहर सरहद पे पहुंचे तो वहां वो व्यवस्था होनी चाहिए, और वहां पर वो व्यवस्था के आधार पे उनका एक बार और स्क्रीनिंग हो, और स्क्रीनिंग के बाद अगर वो उनको देखते हैं कि भाई कुछ नहीं है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि अगर संभव है तो उनको होम क्वारंटाइन करें, और नहीं तो उनको जो आप अपने गांव के बाहर कोई आप व्यवस्था करें और वहां वो उनको क्वारंटाइन करें। तो ये तो एक बहुत प्रिकॉशनरी अप्रोच होगी और ये करनी चाहिए। समाज, जो हम जैसे लोग हैं, उनको तो इसलिए भी डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस भी काम कर रही है, उसके अलावा जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोग PPE किट पहन पहन के काम नहीं करते हैं, पुलिस वाले भी PPE किट पहन के काम नहीं करते हैं। हालांकि मेरे को ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर आप ये देखिए कि दुनिया के अधिकतर जो नेता लोग हैं वो कोई मास्क नहीं लगा रहे। ना ट्रम्प मास्क लगाता है, माइक पेंस तो वहां पे एक कोरोना मरीज को मिलने गया तो मास्क लगाया नहीं उसने, बोरिस जॉनसन तो वहां से निकल के आ गया अस्पताल से और फिर उसके बाद उसके फोटो आ रहे हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, बल्कि और जर्नलिस्ट को एंटरटेन कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है। एक तो ये बात समझ में नहीं आती है कि मतलब इससे जो प्रभावित हो रहे हैं, जैसा अभी तक का इंडिया का भी डेटा है कि
80% से अधिक तो वही लोग हैं जो आ, जिनको और काफी गंभीर रोग हैं और लंबे चलने वाले रोग हैं। तो हमारे पास अब एक एपिडेमियोलॉजिकल क्लैरिटी तो है कि ये रोग किसको प्रभावित करता है, और प्रभावित सबको करता है, पर किसको ये ऐसा प्रभावित करता है जिससे कि वो गंभीर हो सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ये हम अभी तक, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम और हमारा देश इसका उपयोग क्यों नहीं सही ढंग से कर रहा है। और मैंने तो, मेरा जो लेख था शुरू का मार्च में जब पहला लॉकडाउन शुरू होने वाला था, तभी मैंने ये लिखा कि हमको तो टारगेटेड लॉकडाउन करना, एक कैलिब्रेटेड लॉकडाउन करना, एक ऐसा लॉकडाउन करना है। बल्कि आप ये देखिए कि अभी तो हाल ये हो रहा है कि ना केवल देश अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, बल्कि हर परिवार अपनी लड़ाई लड़ रहा है अलग तरीके से, क्योंकि हर एक आदमी को कह दिया कि आप अपने परिवार के साथ ही रहो, परिवार से बाहर नहीं जाओगे आप। तो इसका मतलब है परिवार में तो रहेंगे ही रहना है। तो ये एक परिवार वर्सेस दूसरा परिवार, एक परिवार दूसरे परिवार को शक की नजर से देखे, दूसरा परिवार तीसरे को शक की नजर से देखे, तीसरा इस पहले परिवार को शक की नजर से देखे। तो ये जो इस तरह की जो ये भावना बन गई है, ये भावना, और उसके कारण से आप ये देखिए कि मैं जो चित्तौड़ जिले में हूँ, यहाँ तो बहुत सारी पंचायतों ने अपनी तरफ से स्वयं ही कर्फ्यू लगा दिया है कि हम तो हमारे गांव में किसी बाहर के व्यक्ति को आने ही नहीं देंगे, सोशल वर्कर्स को भी नहीं आने देंगे, और हमारे अपने लोग भी लौट के आएंगे तो उनको भी हम अंदर एक बार नहीं आएंगे। और यही अप्रोच, ना केवल ये अप्रोच किससे सीखी है उन्होंने, ये हमारे राजनेताओं से, हमारे चीफ मिनिस्टर्स जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हमारे राज्य की सीमा सील कर देंगे। तो अब गांव के स्तर पे भी ये भाव हो रहा है कि हम हमारे गांव की सीमाएं सील कर देंगे, और ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। ये जो डरावना माहौल बना दिया गया है, ये मुझे लगता है इस डरावने माहौल को जितना जल्दी हम खत्म कर सकें उतना खत्म करने की जरूरत है। और उसमें हम जो लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंटली थिंक करते हैं, जो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और एक विश्लेषण के साथ सोचते हैं, अपनी बात अपने ढंग से कह सकते हैं, वही लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अन्य लोग इसको आगे बढ़ाने में वो नहीं है। और मेरा तो हमेशा से ये था कि इस तरह की चीजें क्या, और सभी चीजों के लिए वी शुड टेक डिस्ट्रिक्ट एज अ नेशन rather than take nation as a nation. तो if we take district as a nation and plan it at the level of district, तो लोग अपना माइंड भी अप्लाई करेंगे और वो करेंगे। आफ्टर ऑल हर व्यक्ति चाहता है कि वो बीमारी से ग्रसित ना हो, जल्दी उसकी मृत्यु ना हो, वो परेशानी में ना हो, तो वो करेंगे। और इसमें देखिए चीन का उदाहरण सबसे अच्छा है। चीन ने, आप देखिए, बहुत ही लिमिटेड समय में ये सारी चीज को कंटेन किया, और वो कंटेन इसीलिए कर पाया क्योंकि चीन का जो जो प्रवृत्ति है वो ये है कि बड़ा डिसिप्लिन एक तरह से कंट्री है। जब से वो वहाँ पे 1949 में आया, आप भी देखिए चीन और इंडिया की जीडीपी टिल 1989 वर ऑलमोस्ट सेम, और आज चीन कहाँ पहुँच गया और इंडिया कहाँ है, पर वो दैट्स अ डिस्कशन फॉर सम अदर टाइम। पर कहने का मतलब ये है कि हमको जो कुछ सीखना है वो ये यूरोप के देशों से, अमेरिका से नहीं सीखना है। और ये लोग जब आके हमारे टीवी चैनल्स पे बोलते हैं तो इनकी बात को आप बिल्कुल मत सुनिए। कल मैं एनडीटीवी पे प्रणय रॉय, वो क्रिकेटी जो नोबेल है, इकोनॉमिस्ट, उनसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप बताइए इंडिया का फ्यूचर आपको कैसा लगता है। तो वो एज यूजुअल, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडिया तो बिल्कुल लीडरशिप पोजीशन पे आ जाएगा, और प्रणय रॉय साहब के चेहरे पे बड़ी खुशी नजर आ रही थी। और मेरे को ये लग रहा था कि यार ये आदमी ने बड़े आसानी से इनको ऊपर सूली पे चढ़ा दिया है और ये बड़े खुश हो रहे हैं उस बारे में, जबकि सच्चाई बहुत डिफरेंट है। और मेरा ये मानना है कि हम जो देश 135 करोड़ के हैं, हमारे लिए अगर कोई पैरेलल है तो वो 140 करोड़ का देश चीन ही है, जिससे हमको ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। पर आपको कोई एक व्यक्ति भी उस पर नहीं मिलेगा टीवी पे कि वो वहां से कोई आया हो जो चाइनीज में बोल रहा हो और उसका कोई हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन से बता रहा हो। अच्छा, अभी 50 मिनट तो हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अभी जो और लोग जुड़े हैं इस कॉल में, उनसे हम 2 4 5 सवाल एक साथ ले लें, और उसके बाद मैं डॉक्टर गुप्ता से निवेदन करूंगा कि उसका वो जवाब दे, और फिर हमें ये
समाप्त भी करना होगा, क्योंकि लगभग 1 घंटे तक हम चलाना चाह रहे थे। हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़े, बट ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहेंगे। तो अगर मेरे पास तो और कई सवाल हैं, बट अगर जो अभी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ इस कॉल पे, उनको अगर कुछ पूछना हो तो वो अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। मेरा एक सवाल, दो सवाल हैं। एक तो सुनाई दे रहा है? हाँ मुकेश जी। तो मेरा एक सवाल तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से चीन के बारे में बात हो रही है कि चीन बहुत झूठ बोल रहा है, चीन सही आंकड़े नहीं दिखा रहा है, चीन की स्थिति खराब है, पता नहीं ये सोशल मीडिया का डॉक्ट्रिन भी हो सकता है, इसमें क्या सच्चाई है? कि क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में कह रहे हैं कि उसने तो एक तो ये चीन के बारे में प्लीज आप थोड़ा क्लैरिफाई करिए। दूसरा सवाल है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं किया है या पार्शियल किया है, जो भी स्थिति है, अभी वहाँ इन्फेक्शन भी कम है, वहाँ हमारे जैसा लॉकडाउन भी नहीं है। तो क्या भारत का जो तुलना है वो पाकिस्तान के साथ, और वो पाकिस्तान क्या ज्यादा कर रहा है, कैसे कर रहा है, वहाँ इन्फेक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं ज्यादा लोगों की मौत हो रही है? ये दो चीजें हैं। जी, मैं याकूब बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो अभी जैसे सरकार कह रही है कुछ 2-4 दिन से स्टेटमेंट आने लगा कि कोरोना के साथ जीना है, तो कोरोना के साथ जीने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये बीमारी रहेगी, जैसे एड्स है या कोई और बीमारी है, टीबी है, और उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो क्या कोरोना भी हमारे साथ साथ चलेगा? दूसरा ये है कि ये जो बार बार जो लोग ठीक होके आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, फिर वापस नेगेटिव आते हैं, फिर वापस पॉजिटिव आते हैं, तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? और जो इंडिया में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो क्या पूर्ण रूप से विश्वसनीय है? तो कई बार देखा जा रहा है एक ही आदमी को 4-4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। तो मैं ये दो बिल्कुल इनके जवाब एक और कोई सवाल है तो नरेंद्र गुप्ता जी, हाँ, पहले थोड़ा वो सवाल निकले, मैं नोट कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा। हाँ राम तरुण जी, मेरा नाम राम तरुण है। साथियों, मेरा एक सवाल है, ये कि 30 जनवरी को इमरजेंसी जो हेल्थ कंसर्न है, पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये इंटरनेशनल लेवल पे तो डब्ल्यूएचओ ने उसी वक्त 30 जनवरी को घोषित कर दिया था, 11 मार्च को इसको महामारी के रूप में बताया गया था। तो वो ये तो कहना है, उनके चीफ साइंटिस्ट है सौम्या शिवनाथन का एक इंटरव्यू में बोलती है कि पब्लिक मतलब पॉपुलेशन लॉकडाउन के लिए नहीं कहा डब्ल्यूएचओ ने कभी भी, तो वो मेजर्स बताए गए थे। अपने यहाँ मेजर्स की बात जो है वो जिस तरह से हो रही है वो सबको पता है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि जो ड्रग्स कंपनियां हैं, जो आए समय जब भी कोई इस तरह की महामारी या इस तरह की बीमारी आती है, तो उनका एक कोई न कोई बाद में एक तथ्यात्मक तरह की रिपोर्ट आती है, कुछ अखबार में कुछ पत्रकार और कुछ बुद्धिजीवी इस तरह की बताते हैं कि इसमें कुछ कनेक्शन था उनका। तो अभी कुछ लगता है कि उनकी एक भूमिका या उनकी एक संदेहास्पद जो एक स्थिति बाद में बनती है वो दिखाई दे रही है। ये मेरा सवाल था। मैं बोलूं? अरुण कुमावत। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे प्रश्न एक साथ हो जाएंगे तो थोड़ा मैं नरेंद्र गुप्ता जी, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ अरुण जी। अरुण बोल रहा हूँ। एक तो ये कि आप लोगों से जो जानकारियां मिली उससे थोड़ी समझ हमारी साफ हुई है, लेकिन मन में भय हमेशा रहता है कि हम तो अपनी रिस्क पे जा रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं, काम कर रहे हैं लोगों को। अरुण जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दोबारा बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, दोबारा बताइए। मेरा निवेदन ये था कि जो जानकारियां मिली उससे कुछ स्पष्टता सी है, लेकिन मैं ये हम लोग अपनी रिस्क पे फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, समुदाय को जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की एडवाइजरियां और सरकार के जो स्टेटमेंट आते हैं उनसे एक भय ये रहता है कि कार्यकर्ता जो हमारे साथी हैं, हमारी टीम के जो हैं, उनको जब हम भेजते हैं तो मन में एक भय रहता है कि हम इनको खतरे में तो नहीं झोंक रहे हैं। तो एक तो ये थोड़ी सी स्पष्टता मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूँ कि अगर हमारे साथी जाते हैं तो किस तरह की सावधानियां हमें फील्ड में बरतनी चाहिए।
दूसरा, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके साथ पहले भी किसी ने कहा है कि उन लोगों को थोड़ा सा अपराधी टाइप, या उनने कोई अपराध कर लिया है, वो बाहर से आए हैं तो वो कुछ अलग तरह के आदमी हो गए हैं। तो ये जो व्यवहार हो रहा है इसको किस तरह से बदला जाए। और एक आखिरी बात जो ये है कि ये याकूब भाई ने भी कही कि ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन की जा रही है, तो हम किस तरह से अपने आप को और समुदाय को के लिए तैयार करें कि अगर 1-2 साल हमें कोरोना के साथ जीना है तो किस तरह से अपने आप को तैयार करें। मतलब सीधा है। तो इस पे अगर कुछ स्पष्टता आपकी तरफ से हो पाएगी तो हम ज्यादा भयमुक्त होकर काम कर सकेंगे। धन्यवाद। थैंक यू अरुण जी। नरेंद्र गुप्ता जी, हम जस्ट एक आखिरी सवाल लेंगे और ये लास्ट रहेगा, और किसी को अगर कोई सवाल है तो। शंकर जी, आपको कुछ पूछना है? आप हाथ ऊपर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में ये जांच होगी तभी तो कोरोना आएगा। अभी हमारे यहाँ तो जांच की व्यवस्था ही नहीं है। तो जांच हो जाती है तो निकल जाता है, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। तो ये जैसे जैसे जांच वाली प्रोसेस हमारे यहाँ ज्यादा आने लगेगा तो ज्यादा कोरोना नजर आएगा। अभी तो हम साथ साथ घूम रहे हैं, 8-10 लोग इधर उधर रह रहे हैं हमारे बीच में ही हो, तभी आप कह रहे हो कि होता है। उसका अगर शारीरिक क्षमता ठीक ठाक है तो वो खत्म भी हो जाएगा। तो एक तो ये है कि हमारे देश में जांच की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए आपका कोरोना है तब भी झेल के चल रहे हो और चल रहा है। दूसरा, ये जो सब्जी बेचना, दूध वाले आते हैं, ये वो उससे वैसे ही घबराए हुए कि हम सब्जी लें कि नहीं लें। ये हाथ लगा दिया, टच कर दिया, दूध की थैली लें, दूर से लें, पाइप लगा के लें, ये सब इसमें भी आ जाता है। व्हाट्सएप पे भी आ रहा है कहीं कि वो मोटरसाइकिल वाला दूध दे रहा है, पाइप लगा के दे रहा है। तो ये सब चीजें, और इन सब चीजों को वजह से नरेगा जैसी चीज जो बेसिक जीवन जीने का जो लोगों का आधार है, वो भी इतना घबराहट में डाल दिया है कि लोगों को लग रहा है कि अब नरेगा में जाएं या नहीं जाए। नहीं जाओ तो मरो भूखे, और जाओ तो वहां कोरोना लेके आओगे। तो ये जो डर इस तरह का बिठाया है, इसको और बिठाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम होने की संभावना, इसको ज्यादा ऐसे ही करते हैं। ऐसे हो जाएगा, मास्क लगा के नहीं जाओगे तो ये हो जाएगा, हर समय साबुन का हाथ नहीं धोगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ गरीब बस्तियां या गरीब परिवारों में खाने का संकट है। आप हाथ धोने की बात कर रहे हो, आप सैनिटाइज की बात कर रहे हो। वहां तो वो जिन घरों में रह रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पीड़ा तो रोटी की है, और वो रोटी इस राशन की व्यवस्था ने जुगाड़ किया है। वो बात सही है कि वो राशन का गेहूं मिल रहा है इसलिए वो उसका जुगाड़ हो रहा है। ये जो कोरोना का जिस किस्म का डर दिनों दिन फैलाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसकी क्या वास्तविकता है? कि क्या वास्तव में ऐसा ही है या कुछ तो हुआ भी है? ठीक है, तो 1 घंटा तो हो गया, तो और सवाल तो नहीं लेंगे। तो नरेंद्र गुप्ता जी, मैं आपको दोबारा ये सारे सवाल एक एक करके पूछूंगा और फिर कोशिश करेंगे कि अगले 15 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा और ना खींचे। तो पहला तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ नचिकेत। हाँ निखिल जी। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दोनों लोग हमें कुछ लिख के भी भेज सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए गांव में यदि हमें कोई नजर आए। पहले तो आम तौर पर जहां हमें कोई पेशेंट नहीं नजर आ रहा है, फिर कहीं यदि किसी को हो गया, ताकि और वो फैले नहीं, हमारे लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए और सरकार पर हम क्या प्रोटोकॉल करवाएं गांव के स्तर पर, यदि ये बता सकते, इनके क्या सुझाव? ठीक है, थैंक यू। तो डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी, तो पहले तो जो मुकेश ने कहा चीन के बारे में और पाकिस्तान के बारे में, और चीन का तो ये भी है कि मतलब कई चीजें उन्होंने अच्छा किया है। उनका काफी 1949 से उनका भी काफी तरक्की हुआ है, इंडिया से ज्यादा हुआ है, बट काफी उनके अथॉरिटेरियन तरीके भी हैं। तो जो मुकेश का सवाल था कि चीन और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। नहीं, मैं मुकेश के सवाल का जिक्र कर रहा था, जो चीन और पाकिस्तान के बारे में वो पूछ रहा था जी। तो देखिए, जहां तक चीन का प्रश्न है कि वो अपनी छुपा रहा है और सही बातें नहीं बतला रहा है, शायद वहां पे
मृत्यु भी ज्यादा हुई है, लोग भी ज्यादा संक्रमित हुए हैं। और ये सब बातें तो नेचुरली अगर किसी को आपको अक्यूज करना है, जैसे अब यहाँ भारत में तो यही कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात है उसी ने सब सारा रोग फैलाया है। तो मतलब जब तक उसका कोई आधार नहीं हो तब तक उस बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो अब फैलाने के लिए तो वो सब लोग फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको किसी न किसी तरीके से जो एक अलग तरह की राजनीतिक व्यवस्था के साथ चलता है देश, उस व्यवस्था से काफी लोगों को बहुत परेशानी है, और उस परेशानी के कारण निश्चित रूप से वो इस तरह की बात कहेंगे। पर अभी तक का आप अगर लगातार चीन का जो एविडेंस, मतलब चीन का अगर इतिहास देखें तो आप ये देखिए कि 1962 के बाद चीन ने कभी किसी देश के साथ लड़ाई नहीं की, कभी किसी के साथ, ना तो वो कभी कोई पीस कीपिंग फोर्स में अपनी सेना भेजता है, ना वो कहीं किसी कंफ्लिक्ट जोन में अपनी सेना भेजता है, कहीं कुछ नहीं करता। इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वो इतनी क्वाइट है कि मैं तो जाके वहाँ नाथुला पास में वो तार के उस पार पाँव रख के भी आ गया। हालांकि मैं तो पहले बीजिंग भी गया, वो अलग बात है, पर वो वहां पे भी लग गया। आप ये पाकिस्तान बॉर्डर पे ऐसा नहीं कर सकते। वहां तो आपको 1 किलोमीटर दूर पे भी, बल्कि वो ये कहेंगे भैया और दूर रहो, पता नहीं वहां से कब गोली चल जाए। तो ये सब चीन के बारे में। इतना बड़ा हांगकांग में वो डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुआ, पर आपने देखा कि चीन ने कोई किसी तरह का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया, जबकि मीडिया, जितना भी वेस्टर्न मीडिया है, इंडियन मीडिया है, वो भरसक पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि ये सब हो गया। तो देखिए चीन के बारे में बहुत तरह के भ्रम हैं, और अभी तक कहीं पे भी कोई एविडेंस के साथ कोई अपनी बात कहता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग अपनी भाषा इस्तेमाल करते हैं, अपने गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, ना फेसबुक चलता है, ना वहाँ पर ये आपका व्हाट्सएप चलता है। और ये जो जूम हम जो कर रहे हैं, वो जूम की भी जो इनकी कीज वगैरह हैं, जो इसका जो सर्वर वगैरह है, वो सब चीन में ही है, तो वो सब है। तो खैर एनीवे, तो इस कारण से हमको ये बात कह रहे हैं कि चीन छुपा रहा है, उसका कोई आधार नहीं है, किसी के पास किसी भी तरह का नहीं है। अब आपने कही पाकिस्तान की बात, तो ना केवल पाकिस्तान बल्कि आप देखो म्यांमार देखो, आप श्रीलंका देखो, आप वियतनाम देखो, ये सारे देश ऐसे हैं जिन देशों में जो इससे मोर्टेलिटी हुई है बहुत कम हुई है। पूरा साउथ एशिया, केवल ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान ही अकेला ऐसा देश है। तो यहाँ पर जो जिस तरह का जो वायरस है और वायरस की जो एपिडेमियोलॉजी है वो बहुत अलग तरह की है। और हमको सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास उस तरह की कैपेसिटी नहीं है कि हम उस सब चीज को एक अलग अपने लोकल लेवल पे, मतलब ये रीजनल लेवल पे, जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, उस रीजन के लेवल पे हम उसका एनालिसिस कर सकें और एक कोई साइंटिफिक एक नॉलेज के साथ बता सकें कि देखिए हमारे यहाँ पे क्यों इतना कम हो रहा है। कुछ पता नहीं है। हम तो अभी भी जो उदाहरण लेते हैं वो यूरोप के ही लेते हैं। अब आप देखिए स्वीडन है, स्वीडन ने लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं किया, और उन्होंने तो 60% 70% वो लोग मान रहे हैं कि हमारे यहाँ तो लोग संक्रमित होके और अब ठीक हो चुके हैं। तो पर हम उसको हम उदाहरण नहीं मान रहे हैं। हम उदाहरण केवल उन्हीं को मान रहे हैं जो अमेरिका है, जो इटली है, स्पेन है, जबकि उन्होंने भी अपने लॉकडाउन खत्म कर दिए। तो ना केवल पाकिस्तान बल्कि और जो बगल के हमारे देश हैं वो सब में यही हाल है, और सब लोगों ने बहुत पार्शियल लॉकडाउन किया है। इंडिया ने दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन किया है। इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किसी और देश ने किया नहीं है, और उसके नतीजे हम भुगत रहे हैं। अब ये राशिद जी कह रहे थे कि भाई कोरोना के साथ हमें जीना है, तो जैसा आपने खुद ने ही कहा राशिद जी कि हम तो और सब बहुत बीमारियों के साथ जी रहे हैं, तो उसमें कोरोना के साथ जीना और नहीं जीने में तो क्या है, वो तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके साथ हम जी रहे हैं, और हर बीमारी के लिए हम कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेते ही हैं। हमको दस्त ना लग जाए, उल्टी ना हो जाए, या हमको टाइफाइड ना हो जाए, या हमको मलेरिया ना हो जाए, उन सब के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि भाई हम सावधानी लें, मच्छरदानी लगाएं या ओडोमास लगाएं, या वो जो कॉइल है वो जलाएं। ये सारी की सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो मतलब ये बात कहना कि हमको कोरोना के साथ जीना है और कोरोना हमको बहुत बड़ी संख्या में मारेगा अगर कोरोना। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, यस यू आर ऑडिबल। इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है तो मैंने सोचा शायद नहीं।
तो ये हमको ये बात माननी चाहिए कि जो फ्लू इन्फ्लुएंजा है वो एक तरह का ये फ्लू इन्फ्लुएंजा ही है, और वो फ्लू इन्फ्लुएंजा हमारे देश के अंदर शायद 25 करोड़ लोगों को हर साल होता है। इवन अमेरिका में भी ये इन्फ्लुएंजा, फ्लू इन्फ्लुएंजा लगभग वहां पर भी 2-2.5 करोड़ लोगों को हर साल होता है, और 60 से 70 हजार लोग मरते ही हैं फ्लू इन्फ्लुएंजा से। अभी तक यह कहीं सिद्ध नहीं हुआ है कि ये जो डेथ्स हो रही हैं इससे कोविड-19 से, वो ओवर एंड अबाउट दोज डेथ्स हैं या दे आर पार्ट ऑफ द सेम डेथ्स। हालांकि सीडीसी जो उनका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उस पे है ये डेटा, पर उस डेटा में भी बहुत आप क्लियरली इसको डिसएग्रीगेट नहीं करके देख सकते। तो इसके बारे में काफी अभी भी बहुत गलतफहमियां बनाई हुई हैं और वो बनी हुई हैं। और तो जो ड्रग कंपनीज की एक बात किसी ने कही थी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ड्रग कंपनीज तो बहुत ऐसी चीजों का बहुत उपयोग करती हैं, और ऐसी बातों को बढ़ाने में वो काफी ऐसी चीजों को बढ़ाने में उनका काफी योगदान भी होता है। और एक बात और मैं इसमें बताना ये चाहता हूँ आपको कि हम ये सोचते हैं कि जैसे आप अभी गांव में जाएं तो गांव में वो लोग कहेंगे कि साहब हमारे तो जिला स्तर से जो आदेश आए हम उनकी पालना कर रहे हैं। जिला स्तर पे आप जाके पूछो तो वो कहते हैं कि हम साहब राज्य स्तर के आदेशों की पालना कर रहे हैं। राज्य स्तर पे आप पता करें तो वो कहेंगे कि साहब हम केंद्रीय सरकार के आदेशों की पालना कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार से पूछो तो वो कहेंगे कि साहब हम WHO है वो जो हमको एडवाइस कर रहा है उसकी पालना कर रहे हैं। तो सब लोग ये समझते हैं कि WHO जो है वो फाइनल बॉडी है जो डिसाइड करती है इन सब बातों में। ICMR भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी की पीठ थपथपा देती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। पर आप ये जान लीजिए कि WHO में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बहुत बहुत केसेस होते हैं। वहां पर भी अनेकों बार ऐसे प्रकरण आए जहां पर कि वो लोग वहाँ WHO के अंदर आ गए जबकि वो किसी ड्रग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की बातें बहुत होती हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बीमारी है इसमें अब ये जिस तरह के भी वैक्सीन बन रहे हैं, जिस तरह की भी दवाई है, रेमडेसिविर है या पहले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात हो रही थी, या अब ये जो अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट्स बन रहे हैं और अभी तक वो फाइनल भी नहीं हुए पर उनकी करोड़ों डोजेस बनने लग गई हैं। हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करोड़ों डोज बना रहा है जो US की एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, और ये अलग अलग तरह की सब चीजें चल रही हैं। प्लाज्मा थेरेपी, सॉलिडेरिटी ट्रायल चल रहे हैं। तो ये फिर इजराइल ने कह दिया है कि हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के माध्यम से बना लिया है। US की 2 लैबोरेटरीज हैं जो कि आर्मी डिफेंस की लैबोरेटरी है, वो कह रही हैं हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना लिए हैं। ये सब चीजें, ये सब में बहुत गहराई से जाने का अभी ये बहुत उचित समय नहीं है, पर कहने का मतलब ये है कि ये सब एक तरह से बहुत पैसा बनाने का एक माध्यम बनने वाला है। और हर जना मतलब ना केवल बल्कि ये हो रहा है, बल्कि अभी प्राइवेट हॉस्पिटल जो बॉम्बे में देखिए, अब ये पूरा इतना बड़ा पैंडेमिक हो रहा है, इंडिया में लॉकडाउन है, इतना क्राइसिस है, सब कुछ है, पर सब कुछ जो है वो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के भरोसे ही है। प्राइवेट हेल्थ सिस्टम तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा है, बल्कि वो तो और अपनी सब दुकानें बंद कर रहे हैं। और अगर कोई मरीज को बड़े बड़े हॉस्पिटल भर्ती भी कर रहे हैं तो वो कोरोना के नाम पे काफी एक्स्ट्रा पैसा पेशेंट से चार्ज कर रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। फिर और क्या बात थी फिर? और एक याकूब भाई पूछ रहे थे कि कुछ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, फिर नेगेटिव हो रहे हैं, फिर पॉजिटिव हो रहे हैं, और इसी से जुड़े जो शंकर जी का भी सवाल था कि टेस्ट ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि केस है, तो टेस्टिंग को लेके 2 सवाल थे। हाँ, तो देखिए मेरा तो इसमें ये मत है कि शंकर जी को बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि एक जमाना होता था जब गांव में मलेरिया वर्कर होता था और वो हर घर जाके दरवाजा खटखटाता था और ये पूछता था कि भैया किसी को यहाँ बुखार तो नहीं है? क्यों शंकर जी? सही है ना? वो जाके दरवाजा खटखटाता था और पूछता था कि भैया बीमार कोई बुखार तो नहीं है? तो जब वो कह देते थे कि हाँ भाई ये बुखार का है, तो वो उसकी प्रिक करता था, स्लाइड बनाता था और साथ में क्लोरोक्विन की 4 गोलियां दे देता था। ऐसा वो करता था। पर
तो अभी भी जो करना है वो मुख्य बात ये करनी है कि आप टेस्ट कितने करेंगे, क्योंकि टेस्ट के लिए जो टेस्ट के सारे हैं वो सब चीन से आ रहे हैं या विदेश से आ रहे हैं और उनमें अरबों रुपया खर्च हो रहा है और फिर भी आप सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको टेस्ट करनी भी है तो एक आपको स्ट्रेटजी, एक सैम्पलिंग के हिसाब से टेस्ट करने, जैसे केरल करने की कोशिश कर रहा है, सब लोगों का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसमें भी कई तरह के अप्रोचेज हैं, जैसे पूल टेस्टिंग एक अप्रोच होता है कि 5 जनों का खून एक साथ मिला के आप टेस्ट कर लो और फिर अगर उसमें किसी का पॉजिटिव आता है तो फिर सबके इंडिविजुअली आप करो टेस्ट। तो ये इसके लिए भी पूल टेस्टिंग है, क्या बोलते हैं आपके जो RT-PCR जो टेस्ट है उसके लिए भी पूल टेस्टिंग है। तो एक तो वो तरीका है और कई तरीके से ये टेस्टिंग की जा सकती है, पर टेस्टिंग से ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है हमको चिंता क्या है। कोरोना से हमको चिंता तो केवल यही है ना कि कहीं हमारी मौत ना हो जाए, क्योंकि कोरोना से कोई आदमी लंगड़ा नहीं होने वाला है, कोई आदमी बहरा नहीं होने वाला है, कोई आदमी अंधा नहीं होने वाला है, किसी के सिर के बाल नहीं उड़ने वाले हैं, है ना। केवल यही चिंता है कि यार इसके कारण से कहीं हम, और ऐसा भी नहीं है कि आपका लंग में एकदम ऐसी बीमारी हो जाएगी कोरोना के कारण फिर वो आपका लंग बहुत धीरे धीरे काम करेगा। मतलब इसका जो भी इफेक्ट है वो एक ही इफेक्ट है, वो ये है कि या तो आप ठीक हो जाएंगे और या आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो मृत्यु होने वाली जो बात है वो बहुत ही संख्या में बहुत कम है। हमको पहले से अंदाज हो गया है कि कौन लोग इससे ज्यादा मृत होने की संभावना है, तो हमको उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए हम हर एक के बारे में सोचे। मैंने तो बहुत पहले से शुरू में ही जब पहला लॉकडाउन लगा था तभी भी मैंने ये कहा था कि भाई हम घर घर जाएं, हर आशा हमारी हर गांव में है, ANM हमारी 4 गांव 5 गांव पे है, हर घर घर को जाके देखा जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आपके ये जो कोरोना से रिलेटेड सिम्टम से रिलेटेड कोई मरीज है कि नहीं है। और जैसे निखिल बतला रहे हैं इतने मरीज ज्यादा संख्या में है नहीं, तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 वेंटिलेटर पे पूरे राजस्थान में, 2 वेंटिलेटर पे केवल पूरे दिल्ली में, तो इस तरह की स्थितियां और राज्यों में भी होंगी। तीसरी बात यह है कि आप देखिए कि अभी भी हमारे जो पूरा देश है उसमें लगभग 150 से ऊपर तो ऐसे जिले हैं जिनमें एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, एक भी, नॉट अ सिंगल केस हैज बीन रिपोर्टेड। जबकि उन जिलों के भी हर जिले में 200-200 बेड इन्होंने क्रिएट कर दिए हैं केवल कोरोना के लिए और बाकी सब मरीजों को भगा दिया है। सारी सर्जरीज पोस्टपोन कर दी हैं, अबॉर्शन की सुविधा नहीं मिल रही है, डिलीवरी की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है। गाँव में MCHN जो होता है अपना ये टीकाकरण का और प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी की जो चेकिंग होती है वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही लॉपसाइडेड है। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक हमारा मीटिंग थी, यही वर्चुअल मीटिंग, तो मैंने ये कहा कि भाई आप इसको कोरोना को और जो बीमारियां हमारी संक्रामक रोग हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम चलता है, उन सबके साथ इसको इंटीग्रेट करिए ना, ये भी तो एक के साथ इंटीग्रेट करिए और उसी के साथ इसको आप ले जाइए। इसको एक स्टैंड अलोन, एक सेपरेट, एक अलग से महामारी के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश क्यों की जा रही है। और ये स्टिग्मा भी उसी से जुड़ा हुआ है। स्टिग्मा पैदा किया गया है और अब कह रहे हैं कि साहब ये स्टिग्मा, लोगों को जब आप इतना ज्यादा डरा देंगे, इतना ज्यादा डरा देंगे, तो निश्चित रूप से हर आदमी दूसरे को बहुत शक की नजर से देख रहा है और वो शक की नजर से वो चाहता है कि यार इससे तो अच्छा है कि ये मुझसे ज्यादा दूर रहे। तो अब हमारे लिए जो स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है वो ये है कि लोगों के बीच से इस डर को खत्म करने की जरूरत है। ये जो डर उनके दिमाग में बैठ गया है उसको जितना हम खत्म कर सकें उतना अच्छा है। हालांकि लोग बाग जो एकदम कमजोर लोग हैं वो तो अभी भी मजबूरी में कोई वो जो सब हम कह रहे हैं डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड है, आपको पता है इसका उपयोग ये कहाँ से आया है? ये वर्ड ये 2011 में एक पिक्चर बनी थी कंटिन्यूअस, तो उसमें इस शब्द को यूज किया गया 2011 में, सोशल डिस्टेंसिंग। तो वहां से उठा के ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को अपने यहाँ ले आया और अपने यहाँ पे भी इसको सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल एकदम इंडियन जो हमारी हिंदी भाषा और जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर जोड़ दिया गया है। तो और मैं अब आपको क्या बताऊं, अभी 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोरोना वायरस पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का पूरा एक मीटिंग किया।
आप उस मीटिंग को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो इन लोगों को तो पहले से ही पता था कि ये आने वाला है कोरोना वायरस। ये तो बिल्कुल जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस तरीके से बात कर रहे हैं। आप देखिए, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है उसमें। तो वो YouTube पे पूरा वीडियो है उसमें, जो अभी मतलब 18 नवंबर 2019 में वो उन्होंने किया वहाँ पे। और कंटेंजन में वो सोशल डिस्टेंसिंग यूज किया, यहाँ पे भी उन्होंने किया। वो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन सब चीजों में। तो अगर ये सारी चीजें पहले से हमको पता है, फिर ट्रम्प है, उन्होंने तो ऑर्डर पास किया, इन्फ्लुएंजा फ्लू प्रिपेयर्डनेस ऑर्डर, ऐसा करके एक ऑर्डर उन्होंने पास किया था नवंबर में। तो अगर सब चीजों का इतना अंदाज था तो फिर अब ये सब इतना सब। और देखिए WHO भी इसमें बहुत क्लीन नहीं है। WHO कोई भी चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं बताता है और अपनी चीजें, अपनी पोजीशंस रेगुलरली चेंज कर रहा है। वो अपनी पोजीशंस रेगुलरली जो चेंज कर रहा है वो, अब जैसे उनका एक दूसरा जो बात वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी ये तक हमें पता नहीं है कि इससे इम्यूनिटी हो सकती है। एक बार किसी को ये रोग हो गया और फिर इम्यूनिटी होगी कि नहीं होगी, परमानेंट इम्यूनिटी होगी, कितने समय तक ये इम्यूनिटी रहेगी, हमको कुछ पता नहीं है। तो हर चीज को मतलब एक शक के दायरे में हर चीज को रखा जा रहा है, जो अपने आप में मुझे लगता है कि हम सबको लगातार चिंता के अंदर बनाए रखेगा। और ये अपने आप में बहुत बहुत चिंताजनक बात है, जिसको कि हमको खत्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अब तो हमारे पास इतना जानकारी, इतना डेटा इकट्ठा हो गया है कि उसके आधार पे हम एक हमारी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और बहुत बहुत सटीक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। पर और वो स्ट्रेटजी नेशनल लेवल पे तो हो, पर उससे ज्यादा रीजनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इवन ब्लॉक लेवल, एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल विलेज एंड पंचायत लेवल पे स्ट्रेटजी। और हर स्ट्रेटजी अपने आप में थोड़ी भिन्नता के साथ होगी, निश्चित रूप। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता। गणपत जी, मैंने देखा आपने हाथ ऊपर किया, लेकिन समय बिल्कुल नहीं है। आई एम वेरी वेरी सॉरी। और दो चीजें थी, अरुण जी ने भी उठाया, इसके बारे में हमने पहले भी बात की। एक तो ये है, और निखिल जी भी इसमें पूछ रहे थे कि क्या आप इसमें हमें लिखित में कुछ दे सकते हैं, तो हमें भी ये बात फैलाने में बहुत मदद करेगा। पहला तो ये है कि जो लोग अभी बाहर जा रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इनको क्या क्या सावधानी भी रखनी चाहिए, इस पे अगर आप एक छोटा सा कुछ लेख विथ कुछ पॉइंट्स अगर आप दे सके तो इसको हम एक फैलाएंगे। एक तो ये है। और दूसरा, डॉक्टर गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट है कि जो अभी प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, तो उनके साथ क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, गांव में क्या करना चाहिए, ताकि एक तो हम अपने खुद अपने अपने गांव में जहां हम लोग हैं वहां एक कर सके, और दूसरा ये फिर हम सरकार को भी ये हम दे सकते हैं और उनको भी सुझाव दे सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर अभी वापस आ रहे हैं तो उनके साथ जब गांव में वापस आ रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए। तो इस पे आपने जो ऑलरेडी 2 लेख आपने भेजे हैं, मैं नवाज को निवेदन करूंगा कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे हैं उस पे शेयर करें, ताकि और लोग भी पढ़े, और हम अपने ईमेल ग्रुप में भी शेयर करेंगे जो आपने ऑलरेडी 2 लेख भेजे हैं। लेकिन इन दोनों मुद्दों पे भी अगर आपको पता है कि ऑलरेडी कुछ लिटरेचर है तो वो शेयर करें, या अगर इस पे कुछ आप अपने राय लिख के दे सकते हैं तो ये हमें भी काफी मदद करेगा हमारे काम करने के लिए। तो अभी काफी हम लोग 1 घंटे के ऊपर गए हैं, तो यहीं पे इसका समाप्त करेंगे। और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, आपको बहुत 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 धन्यवाद। इससे हमें काफी चीजें सीखने मिली, समझने को मिला। तो थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।